नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर्दियों के मजे ले रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है मोहिनी। रोमा को 2 कप कॉफ़ी के लिए कहकर देव ने परमल के साथ बैठकर प्रत्यक्ष तो थोड़ा सहज होने का उपक्रम करते हुए, मन पर ही मन थोड़ा विचलित होते हुए, अपने स्वर को भरसक सामान रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जी ये मोहिनी शर्मा है। आप इन्हें कैसे जानते हैं? मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या ये आपके ऑफिस में काम करती हैं? नहीं, ये मेरे दोस्त के ऑफिस में काम करती हैं, इसलिए मुझे भी जानती हैं। यहाँ से निकल रही थी तो मुझे भी हेलो बोलने के लिए आ गई। बाय द वे, मोहिनी को देखकर आप मिले नहीं? उनसे वे भी पहचानती होंगी ना आपको? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मिलना नहीं चाहूँगा। परमल के स्वर में मोहिनी के लिए घृणा अपमान था। देव को कुछ खटका, बहुत ही अपनापन लिए उसने मित्रवत पूछा, आप लोग मोहिनी के बारे में क्या जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानना चाहता, देव बोला। मेरे दोस्त के ऑफिस में नई आई है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं, अच्छा रहेगा, देव ने अपने प्रभावशाली लहजे में कहा। परमल देव के व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ था। उसने महसूस किया कि देव चौधरी मोहिनी के बारे में जानना चाहता है। वह एक साफ नीयत इंसान था। उसका मन हुआ देव को धोखे में नहीं रखेगा। यहाँ मोहिनी के आसपास के लोगों को मोहिनी का सच पता चलना ही चाहिए, किसी बदले की भावना से नहीं, इंसानियत के नाते उसे सामने बैठे आदमी को मोहिनी से सतर्क कर देना चाहिए। परमल को अपने विचारों में खोया देखकर देव ने टोका, इट्स ओके परमल, आप कुछ कहना चाहेंगे तो हम इस टॉपिक को यहीं छोड़कर बिजनेस की बात कर सकते हैं। परमल गंभीर स्वर में बोला, नहीं सर, मैं आपको मोहिनी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। बस यही सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। ये लड़की नहीं, एक तूफान है, जिसकी जिद में कोई आ जाए तो उसकी दुनिया हिल जाती है। रुड़की में इसके पेरेंट्स, भाई बहन सब हैं। जब ये यहाँ आई थी तो सिर्फ पढ़ने के लिए आई थी। इसके सहपाठी रुड़की के एमएलए निरंजन के बेटे चिराग को मोहिनी से प्यार हो गया। साल भर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। चिराग अपने नेता पिता के हर तरीके से कमाई दौलत को खुले हाथों से मोहिनी पर लुटाता था। फिर मोहिनी ने रंग बदलना शुरू किया। वह चिराग पर शादी करने का जोर डालने लगी। चिराग और निरंजन को यह शादी कतई मंजूर नहीं थी। शादी मोहिनी को भी नहीं करनी थी। फिर उसने चिराग को धमकी दी थी कि उसके पास उसकी और चिराग के कुछ फोटोज हैं, जिन्हें देखकर यह लगता था कि मोहिनी का रेप कर रहा है, और व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स भी, जिन्हें वह हथियार बनाकर पुलिस केस कर सकती है। मोहिनी जानती थी कि निरंजन अपने बेटे की शादी उस जैसी साधारण परिवार की लड़की के साथ कतई नहीं होने देगा। शादी उसे खुद भी नहीं करनी थी। पुलिस के नाम से चिराग के हाथ पांव फूल गए। उसने सब कुछ अपने पिता को बता दिया कि वह लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है और रेप केस की धमकी देकर मोटी रकम मांग रही है। चिराग को कहकर निरंजन ने मोहिनी को बुलाया। मोहिनी बेधड़क पहुंच भी गई। मैं चिराग के गहरे दोस्त सुमित का बड़ा भाई हूँ, इसलिए मुझे पूरी डिटेल्स पता है। देव अभी तक सांस रोके मोहिनी की करतूत सुन रहा था। निरंजन ने मोहिनी को कहा कि वह चिराग का पीछा छोड़ दे। मोहिनी से पीछा छुड़वाना उसके बाएं हाथ का खेल है। वे रुड़की के राजा हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उन्हें चुनौती दे। मोहिनी जरा नहीं डरी, तनकर खड़ी रही। उसने कहा, उन्हें जो करना है कर लो। फिर निरंजन ने कहा, चुनाव का टाइम है, मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। नहीं तो लड़की, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब किधर से गायब हो गई। तुम्हें मरने के बाद मैं तुम्हें चरित्रहीन भी साबित करूंगा। राजनीति और पैसे की ताकत तुम जानती नहीं हो, अभी बच्ची हो। पर मोहिनी ने फिर भी उन्हें धमकी दी कि वह अकेली नहीं है, सारे सबूत कुछ खास लोगों के पास भी है। चुनाव के समय निरंजन किसी भी विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार मोहिनी 25 लाख रुपए लेकर मान गई। तब तक शायद उसे मुंबई में जॉब मिल चुकी थी। घर वालों से उसके संबंध कभी अच्छे नहीं थे, ना उन्हें इससे मतलब था, ना इसे उनसे। बस यही कहना चाहूँगा, इससे अलर्ट रहिएगा। देव बड़ी सफलता के साथ अपने मनोभाव छुपाकर हाँ हूँ करके जैसे बात
को हल्के में लेकर ख़त्म किया। काम की बात शुरू कर दी, उसके साथ नई डील फाइनल की, दोस्ताना ढंग से उसका फ़ोन नंबर, उसकी रुड़की का पता भी लिया। परमल तो चला गया, पर देव का सिर चकरा गया। सब चालाकियाँ यासियाँ धरी की धरी रह गईं। बित्ते भर की लड़की का कारनामा सुनकर किंग कर्तव्य सा अपने केबिन में इधर से उधर घूमता रहा। परेशान हो गया, मैं फंस तो नहीं गया। बेवकूफ़ों की तरह उसने हुस्न में डूबा शादी तक कर आया। वह तो गनीमत है कि कोई फोटो नहीं है, मुझे फंसा तो नहीं पाएगी। मुझे परेशान करने के लिए कुछ तो है ही नहीं इसके पास। पर आजकल मेरे पैसे तो खूब उड़ा रही है। उस पर आजकल मैडम को सी फेसिंग फ्लैट चाहिए। कैसे पता करूं मेरे लिए उसके मन में क्या है? क्या पता सुधर गई हो, सचमुच मुझे प्यार करती हो ना। अब यकीन नहीं हो रहा है, कुछ तो है जो कई दिनों से खटक रहा है। उस दिन पहली बार घर जाने को मोहिनी के रूप का जादू देव पर नहीं चला। मोहिनी कुछ देर प्यारी प्यारी बातें करने के बाद फिर शुरू हो गई। देव कब चलोगे फ्लैट देखने? मेरा मन बहुत है कि मैं मुंबई में एक शानदार फ्लैट मेरे नाम है। देव ने जानबूझकर अचानक पूछा, मोहिनी, रुड़की में तुमने किस कॉलेज में पढ़ाई की है तुमने? मोहिनी के चेहरे पर जो भाव आए देव को अंदर तक हिला गए। मोहिनी का ठंडा स्वर था, क्यों, आपको क्या करना है? यूं ही आज ऑफिस में कोई आया था, उसने तुम्हें देखकर कहा कि तुमने वहाँ देखा था। ठीक है, छोटा शहर है, वहाँ के कई लोग मुझे जानते होंगे। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं, और अब मेरा सारा फोकस आप पर ही है। कहते हुए मोहिनी के चेहरे पर आज जो मुस्कान उभरी, देव ने यह मुस्कान पहली बार देखी थी। उस मुस्कान में कुछ तो था जो देव को सही नहीं लगा। देव को इस मुस्कान में आने वाले किसी तूफान की झलक से दिखी। उसे महसूस हुआ कि वह फंस रहा है, नहीं फंस चुका है। अचानक मोहिनी उससे आकर लिपट गई। देव, अब सब छोड़ दीजिए, बस हमें जो एक दूसरे का साथ मिला है इसे एंजॉय करते हैं। अब मुझे उसके साथ सिवा किसी से मतलब नहीं है। उस दिन मोहिनी के इर्द गिर्द देव की बाहों की गिरफ्त ढीली हो रही थी। सुबह फिर मोहिनी ने फ्लैट की रट लगाई तो देव ने गंभीरतापूर्वक कहा, मोहिनी, फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, फ्लैट देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा। हैव सम पेशेंस डियर, टाइम मिलते ही जरूर देख लेंगे। ओके देव, नो प्रॉब्लम। देव ने मामला कुछ दिन के लिए टाल दिया। अब वह मोहिनी से सतर्क था पर चिंतित भी था। पूरा हफ्ता देव की नज़र मोहिनी के हर क्रियाकलाप पर रही। मोहिनी की बॉडी लैंग्वेज से अब देव अलग तरह से नोट कर रहा था। वह हर समय बहुत अलर्ट रहती थी, बेहद महंगी चीज़ें यूज़ करती थी। ये सब उसी के कार्ड से खरीदी जा रही थी। ऑफिस में भी मोहिनी के सहयोगी उसकी हर चीज़ की महंगी ब्रांड देखकर हैरान होते थे। आपस में यही बात करते थे कि वाकई मोहिनी ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। ससुराल में कौन कौन है, कैसे लोग हैं, पूछने पर मोहिनी टालते हुए छोटा सा जवाब, कोई नहीं, कहकर बात खत्म कर देती थी। फौरन एक दूरी रखकर अपने आप को व्यस्त कर लेती थी कि कोई और कुछ पूछ ही नहीं पाता। प्रशांत की पत्नी सुधा सीए थी, बेहद मॉडर्न, आत्मनिर्भर महिला समाज की प्रतिनिधित्व करती हुई बहुत इंटेलिजेंट स्त्री थी। उसके सीए की अपनी फर्म थी, साथ ही शौकिया प्रॉपर्टी इन्वेस्ट का बिजनेस भी कर रही थी। एक दिन वह अपने क्लाइंट से एक रो हाउस दिखाने गई तो वह अमीर लोगों को एक महंगा इलाका दिखा के आई। अपने क्लाइंट के साथ वह रो हाउस से निकल ही रही थी कि उसने कुछ दूरी पर स्थित एक रो हाउस से मोहिनी और देव की मेड लता को निकलते देखा। सुधा बुरी तरह चौंकी। क्लाइंट को वहीं से बाय बोलकर वह इस तरह दीवार के पीछे खड़ी हो गई कि मोहिनी को न दिखे, पर वह स्वयं को मोहिनी की साफ साफ देख सके। सुधा का दिमाग बहुत तेज था। उसने मोहिनी को अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में नहीं जमी थी। पता नहीं क्यों वह उस दिन सुधा को पसंद नहीं आई थी। मोहिनी से मिलने के बाद उसे कोई पॉजिटिव वाइब्स भी नहीं आई। उसने फिर पार्टी में मोहिनी से एक दूरी बनाए रखी थी, जबकि बाकी लोगों से उसने मित्रवत व्यवहार किया था। मोहिनी को भी सुधा बहुत तेज लगी थी, पर उसने सोचा था मुझे इससे क्यों, मेरा निशाना तो देव है। यह सोचकर मोहिनी खुद ही फिर से सुधा से दूर हो रही थी। सुधा ने देखा मोहिनी लता को एक फ़ोन पर कुछ समझा रही थी। यह लड़की लता इसे क्यों इतनी फ्री है,
यहाँ इस पॉश कॉलोनी में कैसे निकल रही। दोनों कितनी एक्साइटेड है। मोहिनी लता को कैसे जानती है। लता देव की सोसाइटी से यहाँ इतनी दूर काम के लिए क्यों, काम के लिए तो आती नहीं होगी। देखना पड़ेगा कि क्या बात है। उस दिन प्रशांत घर लौटा तो चाय पीते हुए सुधा ने बताया, अरे प्रशांत, आज मैं नीलकंठ गार्डन गई थी। मैंने वहाँ मोहिनी और देव की मेड लता को साथ निकलते देखा। मोहिनी लता को एक फ़ोन पर कुछ समझा रही थी। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। यह मोहिनी लता को कैसे जानती है, मैं तब से यही सोच रही हूँ। प्रशांत चौंका, क्या पक्का मोहिनी ही थी? तुमने उसे ज़्यादा बार देखा नहीं? कहीं कोई और हो? नहीं, मोहिनी ही थी। फिर सुधा ने के स्वर में शरारत उभर आई। अगर पत्नी पति के ऑफिस में किसी सुंदर लड़की से मिले तो उसे वह लड़की याद रह जाती है। नो डाउट मोहिनी बहुत सुंदर है, इसलिए वह मुझे याद रही। दूसरा यह कि पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आई। मुझे मोहिनी से अच्छी वॉइस नहीं मिली थी। तुम्हारी ऑफिस का बाकी ग्रुप मुझे अच्छा लगा। बात तो सीरियस सी लग रही है डियर। एक तो देव का पता नहीं आजकल कहाँ बिजी है, कब से नहीं मिला। फ़ोन करता हूँ तो कहता है बहुत बिजी हूँ। पहले तो वीकेंड पर यहाँ अपने आप हमारे पास आ जाता था। पता नहीं क्या कर रहा है। अभी फ़ोन करो, उससे पूछो कहाँ बिजी है। फ़ोन स्पीकर पर रखना, मुझे भी सुनना है कि क्या कहता है। प्रशांत ने उसी समय देव को फ़ोन मिलाया। देव ने सुस्त आवाज़ से कहा, हेलो प्रशांत। चौंका, तू कहाँ है देव? मेरी तबीयत तो ठीक है। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तू कैसा है? भाभी कैसी है? हम ठीक हैं। तू सुस्त क्यों लग रहा है? घर आ गया है ना? नहीं, ऑफिस में हूँ। क्यों इतना लेट? काम है। अरे तू कैसी बात कर रहा है? हुआ क्या है? कुछ परेशान हूँ दोस्त, बाद में बात करता हूँ। इतना मैं सुधा ने अपना भरे स्नेहल स्वर में कहा। देव आज सीधे यहाँ आ जाओ, हमारे साथ डिनर करो। अरे भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चुपचाप सीधे घर आ जाओ। आज भाभी फिर कभी। अब सुधा ने प्यार से डपटा। देव उठो और सीधे घर आ जाओ, आज डिनर साथ करेंगे। तीनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। अब देव मना नहीं कर पाया। ढीले स्वर में इतना ही कहा, आता हूँ भाभी। फोन रखकर प्रशांत ने कहा, इसे कुछ तो हुआ है। सुधा परेशान तो लग रहा है। सुधा भी सहमत हुई, कोई जरूरी बात है। प्रशांत, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। देव आया, उसके चेहरे पर तनाव साफ साफ दिख रहा था। आम बातों के बाद प्रशांत ने कहा, अब मुझे यह बता कि तुम कहाँ बिजी था? इतने दिनों से मिला भी नहीं। मिला भी तो जल्दी में था। देव फीकी हंसी हंस दिया। नहीं, जरा काम था। अब सुधा ने पूछा, देव मुझे यह बताओ कि तुम्हारी मेड आज मोहिनी के साथ क्या कर रही थी? मैंने दोनों को आज नीलकंठ गार्डन सोसाइटी में एक साथ देखा था। देव को जैसे करंट लगा। क्या कह रही हो भाभी? तीनों की दोस्ती सालों पुरानी थी। एक निश्चल निस्वार्थ प्रेम था। शिखा जब भी आती थी चारों साथ खूब एंजॉय करते। बचपन की वह दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती चली गई थी। देव थोड़ा सा पका गया। भाभी मुझे नहीं पता। सुधा ने अब थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, देव कुछ बात है, हमें बताओ। अकेले परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुधा की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि उसका फोन बज उठा। वह जिससे भी फोन पर बात कर रही थी, जितनी भी बात देव और प्रशांत ने सुनी थी, दोनों के चेहरे पर सुनकर तनाव बढ़ा। फोन पर जब सुधा ने कहा, क्लाइंट का पूरा नाम है मोहिनी शर्मा तो नहीं है? तुम जरा उसे अभी टाल दो। अजय भी तुमसे जल्दी बात करूंगी, तुम बताते रहना, बाय। फोन रखकर सुधा ने देव को घूरा। देव तुम किस चक्कर में हो? जरा सच बताना, प्रशांत ने पूछा। अजय ने क्या बताया? सुधा, मोहिनी शर्मा आजकल तो सी फेसिंग फ्लैट ढूंढ रही है। अजय उस एरिया में प्रॉपर्टी डीलर है। पूछ रहा था कि मेरी नॉलेज में कोई फ्लैट है क्या? क्लाइंट को बड़ी जल्दी है। लड़की ने नाक में दम कर रखा है। उसने लड़की का नाम मोहिनी लिया है। तो यह बात आम नहीं है, इसलिए भी याद रह गया कि मैं कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मोहिनी शर्मा ही है ना। देव चलो अब शुरू हो जाओ। पक्का कुछ गड़बड़ है। एक आम नौकरी करने वाली लड़की सी फेसिंग फ्लैट ढूंढ रही है। देव अब भी चुप रहा तो प्रशांत ने थोड़ा गुस्सा दिखाया। बताता है या नहीं? कुछ देर शांत रहने के बाद देव ने चुप्पी तोड़ी। भाभी प्रशांत, मैं शायद किसी मुश्किल में फंस गया हूँ।
मुझे गलती हो गई मुझसे। सुधा ने कहा, देव शायद नहीं, यकीनन। प्रशांत ने कहा, ऐसी गलतियां तूने पहले भी की थी। देव मैं कुछ बोला नहीं, पर इस बार शायद बात कुछ और है, चल बता। इसके बाद देव मोहिनी से मिलने से लेकर आज तक की हर बात बताता चला गया। सुनकर प्रशांत और सुधा अपना सिर पकड़ कर रह गए। सुधा ने डांट लगाई, इतना बड़ी पोस्ट पर हो, पर ना रहे आम ना आम आदमी। लड़की देखी नहीं कि फिसल गए। ओह, मर्द की फितरत है। अच्छी भली पत्नी के होते हुए यहाँ ये सब करते हो देव? तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा। प्रशांत ने सुधा को शांत रहने का इशारा किया। देव इससे शादी भी करके बैठ गया। तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है क्या? देव ने धीमे स्वर में कहा, पर कोई सबूत नहीं है, कहीं भी नहीं। सुधा ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है? देव, इस लड़की ने लता को अपने साथ मिला लिया। इतना पक्का है कि तुम सबसे पहले मोहिनी और लता को बिना शक हुए मोहिनी से किसी तरह अपने घर की चाबी वापस लो। यह मानकर चलो कि मोहिनी के पास तुम्हारे खिलाफ सॉलिड कुछ जरूर होगा। फिलहाल कोई भी बहाना करके मोहिनी और लता को अपने घर से दूर करो। अभी वीकेंड पर हम तीनों फ्री हैं, आराम से सोचते हैं क्या करना है। इतने में देव के फ़ोन पर मोहिनी का फ़ोन आया। सुधा ने देव को स्पीकर पर फ़ोन रखने का इशारा किया। मोहिनी का मीठा स्वर सुनाई दिया, कहाँ हो देव? मैं कब की घर पहुंच गई हूँ। ऑफिस में ज़्यादा काम था। अभी कितनी देर में आ रहे हो? ट्रैफिक में हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी आ जाओ। सुनो, वीकेंड से भी फ्री रहना, फ्लैट फाइनल करना है। देव ने प्रशांत ने देव को कुछ इशारा किया तो देव ने कहा, अरे मोहिनी, काम के चक्कर में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे कल सुबह ही लखनऊ जाना है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आते ही पैकिंग करनी है। ओह, पापा को क्या हुआ? पता नहीं, जाकर देखता हूँ। देव के फ़ोन को रखकर सुधा ने कहा, यह अच्छा किया, इस वीकेंड तुम यहीं रहना, सुबह ही यहाँ आ जाना, मिलकर सोचते हैं क्या करना है। डिनर करके देव जब अपने घर पहुंचा तो मोहिनी के चेहरे पर कुछ झल्लाहट के भाव थे, पर प्रत्यक्ष देव को उसके पापा की चिंता करके देखती रही। अचानक देव ने कहा, ओह, मैं अपने घर की चाबी आज ऑफिस में भूल गया। तुम मुझे ज़रा अपनी चाबी दे देना और मेरे पीछे से तुम अपने फ्लैट में ही रुकना। हो सकता मुझे पापा को यहाँ दिखाने लाना पड़े। मोहिनी ने गुस्सा बड़े जतन से संभाला। मतलब हमें दूर रहना पड़ेगा फिर? नहीं डियर, पक्का कुछ भी नहीं है। तुम भी सुबह मेरे साथ ही निकल जाना और लता को भी फ़ोन करके मना कर दो कि अभी ना है, जब काम होगा बुला लेंगे। मोहिनी उदास चेहरा दिख करके देव से लिपट गई। यह सब अचानक क्या हो रहा है देव? तुम्हें जानना पड़ रहा है। हम अब कब मिलेंगे? कहाँ? मैं वीकेंड में क्या क्या करने की सोच रही थी। देव ने भी अपनी बाहों में भरकर कहा, बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे गए हुए भी कई दिन हो गए हैं, मैं चक्कर काट कर आता हूँ। मोहिनी और लता ने फुर्सत पाकर देव सुबह अपनी ज़रूरी सामान लेकर प्रशांत के घर चला गया। घर की चाबी वापस ले ली, लता की छुट्टी कर दी। इतना जानने के बाद प्रशांत और सुधा ने कहा, चलो गनीमत है, अब आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। अचानक प्रशांत ने कहा, देव, इसका रुड़की में भरा पूरा परिवार है। इसे जॉब देने के टाइम इसकी बैकग्राउंड चेक करने वाले अमित वर्मा ने मुझे इसकी सही रिपोर्ट क्यों नहीं दी? रुक जरा, मैं अमित की खबर लेता हूँ। प्रशांत ने अमित को फ़ोन कर तुरंत घर आने के लिए कहा। अमित आया तो प्रशांत ने उसे आड़े हाथों लिया तो उसने बेहद शर्मिंदगी से कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए सर, मैं भी पता करता हूँ। अमित ने वहीं बैठे बैठे किसी सुभाष को फ़ोन पर डपटा। तुमने गलत रिपोर्ट कैसे दी? सुभाष, तुम जानते हो ना, इसका असर तुम्हारे काम पर पड़ने वाला है। मेरे क्लाइंट को परेशानी हुई है। अमित फिर फ़ोन कभी गुस्सा करता रहा, कभी हैरान होता रहा, फिर फ़ोन रखता हुआ चिल्लाया, तुम मुझे मिलो, बताता हूँ तुम्हें। अमित ने फ़ोन रखकर सबको कई बार सॉरी कहा। बताया मोहिनी ने सुभाष को ऐसा कहने के लिए 15,000 रुपये दिए थे। सर, आई एम सॉरी, आगे ऐसे कभी नहीं होगा। प्रशांत ने उसे काफ़ी डपटा धमकाया। उसके जाने के बाद देव ने कहा, यह बात सचमुच परेशानी की है। इस लड़की के मन में क्या चलता है पता ही नहीं चल पाता। सुधा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए देव को ताना मारा।
तुम्हारे जैसे रसिक मिजाज इंसान को कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि सामने वाली लड़की के मन में क्या है। औरत ही औरत को पहचान लेती है। मुझे देखो, तभी तो अपनी पार्टी में मोहिनी की बॉडी लैंग्वेज से समझ गई थी कि इससे दूर ही भली, पर खुद को देखो, जहाँ से मैंने इससे दूरी रखी वहीं से तुम इस पर लट्टू हो गए। देव ने झेंपते हुए कहा, बस कर दो भाभी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर गलती है तुम दोनों, मुझे माफ कर दो। अब बताओ क्या करना है, प्रशांत ने कहा। परमल ने निरंजन से मोहिनी की बात की तो निरंजन ने कहा, चुनाव आने वाले हैं, मोहिनी के पूरे एपिसोड में मेरा कहीं नाम भी आया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से इतने पैसे देकर बला टली, जिसे कांड किया है वही निपटे। मेरे पास लड़की के सिलसिले में आना भी मत। सुनकर प्रशांत हंस पड़ा। यही सही बात है, चुनाव का समय, इस समय तो सारी दुनिया एक तरफ, नेतागिरी एक तरफ। ये नेताजी क्या तुम्हारी हेल्प करेंगे? हम लोगों ने ऐसा सोचा भी क्यों? प्रशांत के कहने के ढंग पर सुधा को भी हंसी आ गई। देव चिढ़ गए। बस बैठे कर हंसो तुम दोनों। सुधा ने स्नेह से डपटा। तुमने तो हंसने का काम ही किया नहीं है, चले थे आशिक बनने, शादी भी कर लो। सुधा को फिर मजाक सूझा। हमें बुलाया भी नहीं। देव उठकर खड़ा हो गया। आप लोगों के जोक्स खत्म हो गए तो काम की बात कर लें। प्रशांत और सुधा ने पहले जी भर कर देव की क्लास ली, फिर उसकी हेल्प करने के लिए कमर कस ली। सुधा ने कहा, चलो अब सचमुच में काम करते हैं। सुधा ने एक फोन मिलाया। कुछ देर बात करने के बाद दोस्ताना लहजे जैसे बात की, फोन रखकर बोली, मोहिनी जिस रो हाउस में रहती है वहाँ की सोसाइटी के चेयरमैन संजीव को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। संजीव को मैंने ही वहाँ घर दिलाया था। उसने अभी बताया कि मोहिनी जिस घर में रहती है वह पूरा बंद है। मकान मालिक विदेश में रहते हैं। मोहिनी एक बेडरूम, किचन, बाथरूम यूज करती है। संजीव के पास उस घर की डुप्लीकेट चाबी है। मैंने उसे मोहिनी की कुछ हरकतें बताई। संजीव ने हमें मोहिनी का घर खोलकर चेक करने की परमिशन दे दी। अब मोहिनी जब मंडे को ऑफिस जाएगी उसका रूम चेक कर लेती, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दिन में कई बार मोहिनी के फ़ोन आते रहे। देव ने वीकेंड प्रशांत के घर ही बिताया। संडे की शाम मोहिनी के फ़ोन से तीनों का प्रोग्राम कुछ गड़बड़ हुआ। मोहिनी ने कराते हुए कहा, देव मैं रोड पर एक बाइक से टकरा गई, चलने में दर्द है, कल ऑफिस न जाऊं। देव ने दिखावटी चिंता दिखाते हुए उससे बातें की। फ़ोन रखने पर देव ने कहा, अब यह कल ऑफिस नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, यह भी अच्छा है। इसकी गैरहाजिरी में ऑफिस के लोगों से इसके बारे में पूछताछ करता हूँ, देखते हुए लोगों को उसके बारे में क्या जानकारी है, कुछ खोज खबर निकालता हूँ। पर तुम अभी ऑफिस तो जा नहीं पाओगे, यहीं रहो, इससे ज़रा दूर रहो। इसे फ़ोन पर बताते रहना कि तुम लखनऊ ही हो, पापा के पास। मंडे को प्रशांत हल्के फुल्के मूड में ऑफिस के लंच टाइम में कैंटीन पहुंच गया। खुशदिली से सबसे बोला, आज मैं भी तुम लोगों के साथ लंच करूंगा। सबने मुस्कुरा कर उसको वेलकम किया और सब एक बड़ा घेरा बनाकर बैठ गए। प्रशांत एक सहृदय जॉली नेचर का बॉस था। सब उसे पसंद करते थे। प्रशांत ने अपने एक सैंडविच और कॉफ़ी ली। अपने लिए हल्की फुल्की बातों के बीच में उसने अचानक पूछा, अरे आज मोहिनी कहाँ है? स्टेला ने जवाब दिया, सर उसके पैर में कुछ चोट लगी है, आज वह छुट्टी पर है। ओह अच्छा, रहती कहाँ है? सर यह तो किसी को भी नहीं पता। अरे तुम लोगों को उसकी शादी की पार्टी में गए थे ना? कैसी थी पार्टी? हस्बैंड से मिले होगे? इस बात पर सबने एक दूसरे को देखा और सबको हंसी आ गई। प्रशांत मुस्कुराया, क्या बात है भाई, इतना राजदराना ढंग से सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? अनामिका बोली, सर उसका हस्बैंड तो नहीं था पार्टी में। अरे ये क्या बात है? सर हम में से कोई भी नहीं मिला अभी तक। फोटो देखी? इस बात पर सब हंस पड़े। स्टेला ने कहा, सर बस हाथ और बैग की फोटोज देखी। प्रशांत हंसने लगा, ये कैसी बात कर रही हो? सब। विनय ने कहा, सर मोहिनी ने बताया था कि उसका हस्बैंड फोटोज खिंचवाना पसंद नहीं करता। वैसे मोहिनी को देखकर इतना समझ रहा था कि वह काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है। मतलब? रिया ने कहा, आजकल मोहिनी हमसे अलग ही दुनिया की दिखती है।
एक से एक महंगे ब्रांड की चीज़ें हम तो देखते ही रह जाते हैं, पर सर काम बहुत करती है। हम दूसरे तीसरे दिन जहाँ भी आप उसे बाहर भेजते हैं जरूर जाती है। प्रशांत मन ही मन बुरी तरह चौंका। मैं कहाँ बाहर भेजता हूँ उसे? उससे मुझे बाहर का क्या काम है? उसका सिर चकरा है। बोला कुछ नहीं सर, आजकल वह तो सी फेसिंग प्रॉपर्टी देख रही है। कहती है उसका हस्बैंड उसके लिए उसकी पसंद का एक सी फेसिंग फ्लैट ले रहा है। यह उसका सपना था। प्रशांत सबकी बातें सुनकर लंच करके सहज रूप से बातें करता हुआ उठ गया। उसने केबिन में जाकर देव को फ़ोन किया। बच्चू, हम जितना सोच रहे थे परेशानी उससे भी बड़ी और ज़बरदस्त है। दूरी रखना अभी, और सी फेसिंग फ्लैट की बात तो भूल ही जाना। मोनी देव से लगातार संपर्क में थी। देव उसे कुछ भी महसूस नहीं करने दे रहा था। वह उससे हमेशा की तरह बात करता। अगले दिन जब मोहनी ऑफिस गई तो सुधा, प्रशांत और देव नीलकंठ सोसाइटी पहुंचे। संजीव ने सुधा की दोस्ती अच्छी थी। उसे सुधा ने मोहनी के बारे में कुछ बता दिया था। संजीव ने मोहनी के फ्लैट की चाबी देते हुए कहा, देख लो जो देखना, फिर सब वैसे ही बंद कर देना। उसे थैंक्स बोलकर तीनों ने शानदार रो हाउस में मोहनी के रूम में कदम रखा तो तीनों चौंक पड़े। जैसे अभी अभी झाड़ू पोंछा हुआ हो, ऐसी स्मेल थी। बर्तन साफ ताजे ही धुले थे। सुधा ने कहा, इसे तो चोट लगी थी, ये सब करके गई थी ऑफिस। सुधा ने सबसे पहले अलमारी खोली। कपड़े, मेकअप का सामान, ज्वेलरी। दूसरी दराज खोलते ही सुधा चिल्लाई, देव, प्रशांत आओ। दोनों उधर लपके। ड्रॉर देव और मोहनी की फोटोज से भरी हुई थी। दोनों के अतरंग पलों की तस्वीरें। प्रशांत और सुधा ने देव को घूरा। देव की नजरें झुक गईं, चेहरा उतर गया। एक फोन भी पड़ा था, दोनों की शादी की हुई फुटेज थी। देव के फ्लैट में दोनों के रिश्ते और सच उजागर करती हुई फोटोज थी। सुधा ने फोन निकाला। उसमें मोहनी और देव की चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स फॉरवर्ड किए हुए थे। सब महंगे सामान जो देव के कार्ड पर खरीदे गए थे सब रखे थे। सबकी रसीद भी। तीनों हारे से एक दूसरे का मुंह देखते रहे गए। सुधा ने सब चीजें उठाकर अपने बैग में रख ली। बाकी कमरे की तलाशी भी ली। तीनों संजीव को चाबी देते हुए बहुत सारे थैंक्स बोलकर निकल गए। वापसी में देव की बोलती बंद थी। प्रशांत ने थके स्वर में कहा, यार कहाँ फंस गया तू? तुझ पर गुस्सा आ रहा है। देव उतरा चेहरा लिए हुए चुप बैठा रहा। सुधा ने कहा, देव वो तो बाद में देखेंगे, इस लड़की से पीछा कैसे छोड़ना है? यह सोच मोहनी को फोन इस बीच लगातार आते रहे। देव ने प्रशांत सुधा के साथ बैठकर आगे के कदम के बारे में अच्छे से सोच लिया और फिर देव ने मोहनी को फोन किया। मोहनी, मैं आज रात मुंबई पहुंच जाऊंगा, पापा ठीक है? वेरी गुड, ऑफिस में से सीधे आती हूँ। अब ये तीनों नहीं चाहते थे कि मोहनी अपने फ्लैट पर जाए और अपना सारा सामान गायब देखे, पर ये तीनों नहीं जानते कि जब मोहनी के पैर में चोट लगी थी तो लता उसकी देखभाल के लिए उसके साथ ही थी। लता को मोहनी ने पैसों से खरीद चुकी थी। ये सब फोटोज लता ने ही खींची थी। मोहनी ने यह फोन लता को लेकर दिया था। उस दिन जब मोहनी के पैर में ठीक न होने पर ऑफिस चली गई तो लता भी वहीं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। लता ने अपने पुराने फोन से तुरंत मोहनी को फोन कर दिया। ये तीनों उसके घर घुसे हैं। मोहनी समझ गई थी कि उसकी पोल खुल चुकी है। लता को भी समझ में आ गया था कि उसे भी सबकी लाइफ से गायब होना चाहिए। वह अब देव की सोसाइटी के आसपास भटकेगी भी नहीं। पुलिस को कोई चक्कर उसे चाहिए भी नहीं था। मोहनी का अपना दांव खाली जाते देखकर थोड़ी देर के लिए तो सदमा लगा, पर जो उसके साथ इतने महीनों मौज करता रहा वह भी तो इतनी आसानी से साफ नहीं बच पाएगा। अब वह सोच ही रही थी कि बड़े अमीर रंगीन मिजाज पुरुष किसी भी लड़की के साथ रंगरेलियां मनाकर अपनी पोजीशन सेफ रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देव जैसे अयास आदमी को सबक तो मैं भी सिखा कर जाऊंगी, बच्चू याद रखेगा किससे पाला पड़ा। फिर उसने काफी सोचा और देव को सबक सिखाने के लिए एक योजना बना ली। इस समय सुबह के 11 बजे थे। प्रशांत आज ऑफिस आया ही नहीं था। मोहनी ने जानबूझकर ऑफिस में देर तक काम किया। देव बार बार पूछ रहा था, कब तक आओगे? रात 9 बजे मोहनी देव के फ्लैट पर पहुंची। उसकी आशा अनुसार सुधा और प्रशांत भी देव के घर पर ही थे। मोहनी किसी को भी देखकर जरा भी नहीं चौंकी।
तो तीनों हैरान हुए। मोहनी मुस्कुराकर सबको हेलो बोलते हुए आराम से सोफे पर बैठ गई तो तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। सुधा ने कठोर स्वर में बात करते हुए कहा, मोहनी, हमें तुम्हारी सारी असलियत पता चल चुकी है। पैसा कमाने का अच्छा तरीका खोज है। मोहनी बस मुस्कुराई तो सुधा को और गुस्सा आया। बेशरम लड़की, यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। देव ने अब भी कहा, मोहनी, बहुत हुआ, अब यहाँ कभी मत आना, नहीं तो तुम ही बुरी फंसोगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। प्रशांत ने कहा, ऑफिस भी मत आना, रिजाइन करो। मोहनी तीनों का मुंह देख रही थी। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बार बार घड़ी देख कर रही थी। डोरबेल बजते हुए हंसी। देव, दरवाजा तुम खोलना चाहोगे या मैं खोलूं? तीनों उसकी हंसी पर गंभीर हुए। देव ने बेचैनी से दरवाजा खोला। शिखा को आया देखकर तीनों को एक करंट सा लगा। तुम यहाँ कैसे? मोहनी हंसी। देव, अपनी वाइफ का वेलकम करो। मैंने हर बात बताकर अपनी आंखों से पूरा तमाशा देखने के लिए आने की रिक्वेस्ट की थी, और हाँ, कुछ फोटोज़ भी फॉरवर्ड कर दिए थे। ज़्यादा हैरान ना हो, तुम्हारी पूरी फैमिली को फ़ोन नंबर तो मैं तुम्हारे ही फ़ोन से कब का ले चुकी थी। सिर्फ मैं ही गुनहगार नहीं हूँ देव, तुम भी अब उतने ही दोषी हो कि एक जवान लड़की की नज़दीकी तुम्हें जो चाहिए थी। आजकल कुछ भी फ्री में मिलता है क्या? देव और ज़ोर से चिल्लाए, क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें देख लूँगा। देखने में कुछ कसर बची है क्या? डियर, रात दिन देख ही चुकी हो। मोहनी कुटिल हंसी हंसती रही और प्रशांत और सुधा को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। मोहनी हाथ झाड़ कर उठ खड़ी हुई। मैं तो अब तक तुम लोगों से मिलना नहीं चाहूँगी। यह तय है कि हाँ, शिखा जी, आते जाते एक सलाह देना चाहूँगी। बड़े हैंडसम पति हैं आपका। एक तो यहाँ अकेला है, उस पर मुंबई और इस रंगीन मिजाज फितरत। अब तक आप बड़े धोखे में जीती आई हैं, आगे जरा संभल कर रहना। मैं अकेली ही हूँ यह सब झेलती, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। आपका पति तो उतना ही दोषी है जितनी मैं। मेरे लिए सज़ा की मेरी पोल खोल कर मिली है, तो इसकी किए की सज़ा भी आपको इसे यहाँ देखकर मिल गई। अब हिसाब बराबर है, कहकर हंसते हुए मोहनी देव के घर से निकल गई। शिखा के अचानक आने से जैसे हालात ही बदल गए। मोहनी के दिमाग से निकलकर सबको शिखा की प्रतिक्रिया का डर और चिंता थी। शिखा ने थके स्वर में बैठते हुए घृणा से कहा, देव, आई हेट यू। मेरी नज़रों में तुम हमेशा के लिए गिर चुके हो। प्रशांत और सुधा गमगीन बैठे रह गए। देव के लिए स्थिति बर्दाश्त के बाहर थी। मोहिनी ने अपने बरसों और बनाई झूठी इज्जत एक झटके में तार तार कर दी। उनके शादीशुदा रिश्ते को चकनाचूर कर दिया। शिखा और देव दोनों की निगाहें छत पर टिकी थी, जहां उन्हें जिंदगी और घर में आई दरारें साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? यह एक रूप चाल का फसाना था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हम तरह तरह की कहानियाँ लेकर आपके लिए आते रहेंगे सासा के साथ। धन्यवाद।